सो हेलो मेरे प्यारे झारखंड के साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, जिस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में बोले तो हिंदी में इस यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत और स्थिर विद्युत का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेशित क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का आज हम लोग 10th लेक्चर आपके बीच लेके आए हैं। तो 10th लेक्चर में आप क्या पढ़ेंगे भाई? 10th लेक्चर में सिर्फ आप एक डेरिवेशन को देखने वाले हैं। वो डेरिवेशन बहुत ही इजी है भाई, वो डेरिवेशन को आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मतलब इतना सिंपल डेरिवेशन है ना, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा डेरिवेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी डेरिवेशन जैसे आपने एक्सियल लाइन पे यानी कि अक्षीय रेखा पे लेक्चर 9th में डेरिवेशन को प्रूव किया 3 स्टेप में, तो उसी तरह इस डेरिवेशन को भी आप 3 स्टेप में क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, विषुवतीय रेखा यानी कि कोई इक्वेटोरियल लाइन है भाई। तो उस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी मेरा पॉइंट है, तो उसी पॉइंट पे आपको क्या करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक प्राप्त करनी है। हिंदी में बोले तो कि बोला गया है यहाँ पे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय रेखा या निरक्षीय रेखा। हिंदी में इसका दो तरह से नाम हो सकता है, कहीं कहीं आपको विषुवतीय दिख जाएगी और कहीं कहीं आपको निरक्षीय दिख जाएगी। तो दोनों चीजें आपकी सही है। ओके, तो बोला गया है कि विषुवतीय रेखा या निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु स्थित है, उसी बिंदु पर आपकी क्या करनी है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन तो समझ लिया। अब आपको क्या करनी होगी? फिगर की ओर चलनी होगी। फिगर बनाना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पर आपको सबसे पहले समझनी है कि मुझे बोला गया है कि कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव है। सबसे पहले मुझे एक विद्युत द्विध्रुव बनानी होगी यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल बनानी होगी। ओके, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, तो मैंने आपको लेक्चर 8 में ही सारी चीजें को बता दी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें मैं आपको लेक्चर 8 में बता दी हूँ। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रही हो, तो सबसे पहले आप जाके मेरा लेक्चर 8 का वीडियो देख लो, उसमें सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं फिगर के बारे में। मुझे बोला गया है कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है भाई। सबसे पहले मुझे बनानी होगी एक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैं क्या करती हूँ? कोई इलेक्ट्रिक डायपोल बना देती हूँ। ये मेरा रहा पॉइंट ए और बी। ठीक है, ए और बी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए बी। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है भाई, तो इसका मैंने मिड पॉइंट इस जगह दे दिया और यहाँ से ए से ओ का लेंथ मैंने एल मान ली और ओ से बी का एन लेंथ मैंने एल मान ली। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसमें पता होना चाहिए उसकी डिस्टेंस जो होती है, उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? डी। डी इज इक्वल टू क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, तो वही चीजें मैंने यहाँ पे की है। तो 12 एल और एल प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो वो 12 होगा। कैसे? क्योंकि मुझे देखिए ए से ओ का लंबाई मुझे एल पता है और ओ से बी की लंबाई मुझे एल पता है। अगर मुझे ए से बी की लंबाई पूछेगा तो मैं दोनों को ऐड करके 12 लिख दूंगी। ओके, तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब बात करें इन दोनों पॉइंट पे चार्ज कितना है, तो इस पॉइंट पे चार्ज आपका -q और इस पॉइंट पे आपको चार्ज +q ये लेट करनी है। ठीक है, तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कोई निरक्षीय रेखा स्थित है। तो कोई निरक्षीय रेखा मुझे मिड पॉइंट से लेनी होगी भाई। तो मिड पॉइंट से मैंने क्या किया? एक निरक्षीय रेखा ले ली। ये रहा मेरा कोई निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा यहाँ कहने का मतलब है कि जो लाइन आपका ऐसे खंबे की तरह खड़ी होती है, उस लाइन को मैंने नाम दे दिया निरक्षीय रेखा। एक्सियल का बात करें तो जो लाइन क्षैतिज तल में होती है वो एक्सियल का हो जाता है, और जो लाइन आपका ऊर्ध्वाधर तल में होती है उस चीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? उस चीज को हम लोग नाम दे देते हैं विषुवतीय रेखा। ठीक है, तो मैंने ऊर्ध्वाधर तल में एक रेखा को ले ली जिसका ये केंद्र से r डिस्टेंस पर यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट मान लिया। जो पॉइंट है आपका ये पॉइंट P है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को लेट किया भाई कि यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है, वो पॉइंट P है। ओके, तो आपने समझ गया कि इसी पॉइंट पे अब आपको क्या करनी है? इसी पॉइंट पे आपको क्या करनी है? अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे O से P की डिस्टेंस तो पता है भाई, बट A से P की डिस्टेंस तो नहीं पता है। तो उस चीज को पता करने के लिए सबसे पहले आपको डॉट करके लाइन देनी होगी। तो वो लाइन आप कुछ इस प्रकार से दीजिएगा। ठीक है, अब अपने यहाँ तो सारी चीजें समझ गई। अब आपको क्या करना है? आपको नेक्स्ट करनी है कि A से P का डिस्टेंस मैं निकाल लूंगी, क्योंकि मेरे पाइथागोरस प्रमेय से मैं A P O करके निकाल सकती हूँ। बट ये डिस्टेंस भाई उसको भी निकालने के लिए आप यहाँ पे डॉटेड करके एक लाइन दे दीजिए। ये आपका हो गया O B और P वाले त्रिभुज से आप पाइथागोरस प्रमेय करके इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? अब आपको सीधा सीधा समझना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन से एक इधर लाइन निकलता है, तो उस वो जो दिशा है उस चीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ये दिशा को मैं नाम दे देती हूँ, इधर जो लाइन गया इधर का डायरेक्शन को E1 नाम दे देती हूँ। E1, ठीक है, E1 वेक्टर। ओके, और इस वाले लाइन को, ये जो लाइन है A से P का, तो उस लाइन को मैंने क्या नाम दे देती हूँ? ये वाले लाइन को मैं नाम दे देती हूँ E2 वेक्टर। ठीक है,
E2 वेक्टर। तो दो सदिशों को आप जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि दोनों का एंगल कितना है। तो मैं कैसे पता करूंगी भाई कि दोनों का एंगल मेरा कितना रहेगा? तो सबसे पहले देखिए, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय की जगह एपीओ, तो इस चीज को तो आपको थीटा माननी होगी ना। थीटा मान सकते हैं, फिर ए मान सकते हैं, जो भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ए भी पहले से मैं ले रखी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका एंगल की जगह पे थीटा माने। तो ज्यादा अच्छा रहता है कि आप थीटा माने। तो ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में हर एक भुजाओं का इसका क्या होना चाहिए? एंगल हमेशा सेम होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे समझनी होगी कि कोई एंगल आपने ऐसा कभी बचपन में पढ़ा होगा भाई, कभी ऐसा आपने देखा होगा कि ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा? ये थीटा और प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। क्यों? क्योंकि अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग की क्या होती है? बराबर होती है। ये आपने त्रिभुज का नियम में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी आप समझ लीजिए कि 2 थीटा को अगर आप जोड़ते हैं तो बाह्य कोण के बराबर होता है। ओके, तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया सारी चीजें। कैसे यहाँ आपने 2 थीटा, तो आपका एंगल कैसे आया? वहां पे इस जगह एंगल आपका आ गया 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरो साइन, देखिए कि ये एंगल मेरा 2 थीटा है। ओके, तो अब आपने एंगल को भी क्लियर तरीके से समझ लिया कि एंगल मेरा 2 थीटा निकल गया। अब आपको नेक्स्ट क्या समझनी है भाई? नेक्स्ट समझना है, बहुत सिंपल है वो स्टेप समझना। तो वो स्टेप को समझने से पहले आपको समझनी होगी कि ए पी ओ, इस जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज से आप कैसे निकाल सकते हैं ए से पी का डिस्टेंस को। अब आपको क्या करनी है? अब आपको पी ओ ए, ये जो त्रिभुज है, ये ट्रायंगल जो आपको दिख रही है, इस ट्रायंगल से आपको पाइथागोरस प्रमेय करके ए से पी का डिस्टेंस निकालनी होगी। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। ये रहा आपका ये एंगल, और ये जो एंगल है, इस एंगल का ये रहा आपका थीटा, ये रहा आपका थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का मुझे लेंथ कितना दे रखा है भाई? मुझे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे रखा है एल, और ये जो लेंथ है मेरा, ये आपका जो दिख रहा होगा, ये ओ से पी, ये लेंथ आपको कितना दिख रहा है? आर। तो अब हम क्या इससे इस चीज को नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। तो अब कैसे निकालेगा? पाइथागोरस प्रमेय से वो चीजें आप भी देखिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप एओ का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर करते हैं या फिर ओपी का स्क्वायर करते हैं, तो वो चीजें क्या हो जाती है? इसके बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इसके बराबर होने के लिए मुझे एओ की लेंथ पता होनी चाहिए भाई। तो एओ की लेंथ मुझे एल पता है, एल स्क्वायर, और यहाँ पे एपी का आपका स्क्वायर हो जाएगा, और एल स्क्वायर, और यहाँ पे ओ से पी का यानी कि पीओ भी बोले बात बराबर है, वो क्या है? डिस्टेंस आर है, तो आर का स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पे स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तब ना मुझे ए से पी का डिस्टेंस पता चलेगा। तो ए से पी का डिस्टेंस मुझे क्या हो गया? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये रूट चीज पे चले गया, तो ये इसलिए यहाँ पे रूट लग गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि P से E की डिस्टेंस एल स्क्वायर प्लस ऑफ एल आर स्क्वायर। ओके, तो आपका ये क्लियर हो गया कैसे मैंने ये डिस्टेंस को निकाली। अब आपको क्या करनी है? अब यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस लिखनी है भाई। तो इस चीज को हम करते हैं क्लीन, आपको अब दिखाते हैं डिस्टेंस कैसे आपने निकाला। वो सारी चीजें तो क्लियर कर ली, अब आपको डिस्टेंस लिखनी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप लिखिए डिस्टेंस जो है मेरा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। मैंने उस जगह एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा, तो अरे भाई प्लस है, इसको आगे लिखो उसको पीछे लिखो, बात बराबर है। ठीक है, उससे आपको टेंशन नहीं लेनी। अब बात करें ये ए से पी का जो डिस्टेंस है भाई, मेरा फिगर थोड़ा गंदा लग रहा है, तो इस जगह मैं क्या करती हूँ, जो मेरा E2 है ना, उसको थोड़ा इधर लिख देती हूँ ताकि मुझे साफ दिखे। E2 वेक्टर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए से जो पी का डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। ओके, अब बात कर लेते हैं इस वाले डिस्टेंस को। तो ये जो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस पी से बी है भाई, वही सेम थीटा है, यही सेम यहाँ पे आर है, यही डिस्टेंस यहाँ पे एल है, तो बिल्कुल सेम ही यहाँ पे वही चीजें होगी, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। आप चाहे तो ये निकाल के देख सकते हैं। ओके, अब आपका फिगर पूरा कंप्लीट हो जाता है। बस इतना सा आपको फिगर बनाना है, आपको इतना सा नहीं बनाना है, आपको इतना बड़ा बनाना है। क्योंकि मैं जब 9th लेक्चर पढ़ा रहे थे, मेरा फर्स्ट डेरिवेशन आया था, तो मैंने उसमें ये भी बता दी थी कि आपको ऐसा फिगर बनाना है कि मगर चश्मा भी नहीं लगाया ना एग्जामिनर, तो उसको दूर से दिख जाए कि बच्चा लिखा है भाई, तो ऐसा आपको फिगर बनानी है। तो ये फिद्दू सा फिगर बनाने से आपका नहीं होगा, मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे फिद्दू सा फिगर बनाना पड़ा, बट आपको बड़ा बड़ा फिगर बनानी है और सारी चीजों को बड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, तो आप बड़ा बड़ा फिगर बनाइए, मेरा छोटा फिगर से आपको टेंशन नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने छोटा फिगर को लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे इधर आटे का नहीं भाई, फिर आपको ही दिक्कत होगी।
तो आपने ये जो फिगर है ये पूरा अच्छे तरीके से फिगर को समझ लिया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि आपने ये फिगर में क्या क्या लेट किया है वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख दें। ओके, तो क्या क्या लेट किया भाई लिखते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है भाई, उसकी लंबाई क्या है 12 है, ये L प्लस L यानी कि 12 है, जिसकी आवेश क्या है प्लस माइनस क्यू है, माइनस प्लस क्यू है। ठीक है, इसके केंद्र से r डिस्टेंस पर एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु पे मुझे क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। तो सिंपल सा करते हैं हम। तो मुझे माना कि अब लिखनी होगी, यहाँ पे हम लिखते हैं माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसकी लंबाई 12 है तथा आवेश प्लस माइनस क्यू है। इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। उसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। ठीक है, क्या करना है मुझे, उसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने। कैसे मैंने माना कि लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है भाई, जिसकी लंबाई मुझे 12 दे रखी है, एल प्लस एल इज इक्वल टू 12। इस पे चार्ज मेरा एक प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने प्लस माइनस क्यू एक साथ लिख दिया। उसके बाद आपको करना है इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। उसी बिंदु पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक प्राप्त करनी है। ठीक है, तो आपको बस इतना सा लिखना है। तो आपका ये जो माना किया है पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले फिगर कंप्लीट की, उसके बाद आपने माना के लिखा। अब आपको नेक्स्ट 3 स्टेप क्या है वो मैं 3 स्टेप बताती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होगी। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होगी। उसके बाद इन दोनों को क्या करना होगा, जैसे आपने ऐड किया है वैसे इन दोनों को आपको ऐड करनी होगी। जैसे आपने वो फर्स्ट जो डेरिवेशन प्रूव किया था ना, वो एक्सियल लाइन वाला, तो उसी प्रकार से इसमें भी आपको करनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, स्टेप 1 है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि E1 का बात कर रहा है भाई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या निकलेगी, वो चीजें आपको यहाँ पे निकाल के दिखानी है। ठीक है, तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे यानी कि E1 का बात कर रहा है भाई, तो यहाँ आप लिखेंगे E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ से आप यहाँ का डिस्टेंस बात कर रहे हैं यानी कि B से P का डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कितना दे रखा भाई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका रूट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये चीजें यहाँ पे लिखनी है। क्यों होगा होल स्क्वायर, ये अगर आपने फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने लेक्चर 8 में भी इसको पढ़ा रखी है कि कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना निकलता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर होता है।
तो वही आर स्क्वायर की जगह पे मुझे डिस्टेंस ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीजें रख दी मान। ठीक है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आप जाके सबसे पहले लेक्चर 8 का वीडियो देख लें, भले आप स्टार्टिंग से देखे ना हो लेकिन आप लेक्चर 8 का जरूर देखिए वीडियो। ओके, तो अब आपको क्या करनी है, इसका अगला स्टेप जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो पता होना चाहिए रूट खत्म हो जाती है, तो आपका E1 जो इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाय क्या हो जाती है आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे आर आप ये वाला कर लीजिए, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, आपने यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर कर ली भाई। अब आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे बस इसका स्क्वायर करना था तो मैंने स्क्वायर कर दिया, रूट खत्म हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर बच गया। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको सारी चीजें। अब आपको क्या करनी है, अब आपको नेक्स्ट करनी है, मैं यहाँ पे एक लाइन दे देती हूँ और आपको अपना कप में सीधा बनाते चलना है, कहीं आपको लाइन नहीं देनी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू आवेश के कारण देखा, अब मुझे करनी होगी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये रहा माइनस क्यू, इसके कारण इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या निकलेगी, उस चीज को आपको निकालनी है, यानी कि E2 का बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, क्या करनी है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इस वाले माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पे क्या निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको आपको निकालेंगे, यानी कि E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यू बाय आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों जो डिस्टेंस है ना बिल्कुल सेम है और इधर का तो पूरा चीजें सेम ही मिल रही है भाई, यानी कि E1 और E2 का बात करें तो दोनों आपका सेम ही होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ समझ में आ गई होगी तो ये चीजें तो बहुत इजी है, सिंपल, ये चीजों को मैंने उठा के यहाँ रख दी है। ओके, कैसे रखिए, डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे मैंने वैसे करके आपको दिखाई है कि ये माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पे क्या निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैसे, इसका डिस्टेंस मुझे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पता है, तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, रूट दे सकते हैं, तो स्क्वायर कीजिएगा तो फिर बात वही रूट हट जाएगा। तो अब यहाँ पे वो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने स्क्वायर किया वो रूट तो खत्म हो गया था ना, मैंने स्क्वायर लिख दिया गलती से, सॉरी। तो आप यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको लास्ट स्टेप क्या करनी है, लास्ट स्टेप करनी है अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, यानी कि इस पॉइंट पे परिमाणी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या निकलेगी, तो मैं निकालती हूँ भाई। तो आप यहाँ पे लिखिए अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, परिणामी का बात कर रहे हैं यानी कि दोनों को जोड़ना है भाई। और ये कौन सा लाइन है, ये है इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि क्या है ये, निरक्षीय रेखा या विषुवतीय रेखा। तो इक्वेटोरियल लाइन का फर्स्ट और सेकेंड वर्ड मैंने ई और क्यू को यहाँ लिखूंगी। ठीक है, तो इक्वेटोरियल आप यहाँ पे लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, E1 वेक्टर प्लस ऑफ E2 वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। कैसे भाई, इस पॉइंट पे मुझे दो डायरेक्शन है, एक E1 और एक E2 है, तो मुझे सिंपल था उसको ऐड करनी है। बट दो सदिशों को जोड़ने के लिए मुझे उसके बीच का थीटा पता होना चाहिए, यानी कि एंगल पता होना चाहिए कि वो एंगल कितना है भाई। तो वो एंगल मुझे दे रखे है यहाँ पे 2 थीटा, मैंने यहाँ पे देखा ऐसे करके लिखा है यहाँ पे 2 थीटा। तो आप यहाँ लिखेंगे अब E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर के मध्य कोण 2 थीटा हो तो एंगल क्या हो, 2 थीटा हो तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल 2 थीटा होने के कारण मेरे क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला भी बन जाएगी। वो फॉर्मूला है आपका रूट अंडर E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर प्लस 2 E1 E2
इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला में हो जाएगा। कैसे, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये अगर आपने वेक्टर में पढ़ा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा कि दो सदिशों के बीच अगर एंगल 2 थीटा हो तो ये फॉर्मूला मैंने वहां पे लगाती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो, अगर वेक्टर में पढ़े होंगे तो आपको अगर पता होगा, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको याद रखना है। दो अगर सदिशों के बीच एंगल 2 थीटा हो तो वहां पे मेरा ये फॉर्मूला लग जाती है, रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 इंटू कॉस थीटा। आपने यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कर ली। अब आपको क्या करनी है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। तो सबसे पहले आपको करनी है E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको समझनी है क्या, यहाँ पे और एक स्टेप यहाँ पे आप लिख दीजिए। वो स्टेप क्या है, E1 और E2 का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए E1 और E2 दोनों पे मेरा क्या है, ये चीजें वैल्यू सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर, और यहाँ भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि E1 और E2 क्या है, बराबर है। तो यहाँ ये कि E1 इज इक्वल टू E2 तथा cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है ये फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर आप मैथ की स्टूडेंट्स होंगे तो आप फटाफट माइंड में फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, cos 2 थीटा का कितना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो cos 2 थीटा का यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला अगर आपको कहीं पे दिखी होगी तो यही फॉर्मूला का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी लिख दी। जो स्टूडेंट्स मैथ बैकग्राउंड के हैं तो उनको तो ये फॉर्मूला बहुत इजी लगा होगा और उसने पढ़ा होगा तो, और जो स्टूडेंट्स बायो बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा मुश्किल लगा होगा फॉर्मूला, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, जो भी डेरिवेशन है, आप जिसके बीच जो भी फॉर्मूला आता है वो सारे फॉर्मूले को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे अब देखिए मैंने थीटा लिखा है, बट एंगल अब क्या है भाई, अब यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, तो ये यहाँ मैं थीटा ना लिख के अब यहाँ 2 थीटा लिख दूं तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी, क्या आपको कोई दिक्कत होगी, अरे भाई काहे ला दिक्कत होगा भाई, यहाँ पे मेरा थीटा नहीं होके एंगल जब 2 थीटा है तो ये थीटा यहाँ क्या कर रहा है, तो भाई मैंने 2 थीटा कर दिया। सिंपल सा आपको यहाँ पे 2 थीटा करना है। मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला होता है cos थीटा, लेकिन मेरा थीटा दे रखा है 2 थीटा, तो मैंने वही 2 थीटा को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको सारी चीजें। एक भी जरा सा आपको अगर कहीं डाउट आया होगा तो ये आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि मुझे इस जगह पे डाउट आया है, तो मैं आपका रिप्लाई वहां दे दूंगी। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, अब E1 इज इक्वल टू E2 तो पता है भाई दोनों सेम है। अब cos 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला भी पता चल गया। अब क्या करना है, डायरेक्ट अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। कैसे वैल्यू पुट करनी है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, जैसे आपने यहाँ पे रूट अंडर किया, अब E1 की जगह पे मैं E2 लिख दूं या फिर E2 की जगह E1 लिख दूं, क्या कोई दिक्कत होगा, क्यों होगा दिक्कत, दोनों का मान समान है भाई। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे E1 का भी स्क्वायर प्लस E1 का भी स्क्वायर प्लस ऑफ 2E1 और ये रहा E1। अब E1 क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 2E1 का होल स्क्वायर। तो वही चीजें आपको लिखनी है कि 2E1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको, क्योंकि E1 जो है वो 2 बार है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको क्या करनी है, अब आपको ये फॉर्मूला यहाँ लिखना है, cos 2 थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, कैसे मैंने ये सारी चीजें की। यहाँ पे 2E1 का स्क्वायर कैसे आया, इस स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, E1 और E1, जैसे ही E1 है, अगर हम यहाँ पे 2E1 का होल स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, बात बराबर है। वही चीजें मैंने यहाँ पे की है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता था भाई, मेरी जब फ्रेंड सब थी, मैंने जो में आपको बता दी थी कि मैं 12 पास आउट की है, तो मेरी जो फ्रेंड सब थी ना, उनको पता नहीं था कि हाँ 2E1 का होल स्क्वायर तुम कहाँ से बार बार लिखती है। तो ऐसे सबके साथ कंफ्यूजन होता है, तो आपको भी इस तरह कंफ्यूजन नहीं लेना है। आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे 2E1 का होल स्क्वायर कैसे आया। ओके, तो अब आपको क्या करना, अब आपको नेक्स्ट स्टेप करनी है। नेक्स्ट स्टेप भी बहुत इजी है भाई, इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, ये देखिए आप E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये 2E1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए आप 2E1 का स्क्वायर, देखिए E1 यानी कि 2E1, तो E1 अगर 2 को है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टो लिख दिया, E1 का होल स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए मैंने होल स्क्वायर दे दिया। क्लियर है, अब आपको क्या करनी है, प्लस और 2E1 का जो होल स्क्वायर है इसके साथ जैसे ही आप इस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाता है, यानी कि 2 2 4 हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4E1 का होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा।
क्या आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आया कि 4e1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिखे आपने भाई? सिंपल काम किया मैंने, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 हो गया। e1 का होल स्क्वायर तो पहले से मेरा यहाँ पे था, तो इसको यहाँ पे मैंने जस्ट वैसे ही लिख दिया और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ही रखिए, ठीक है। तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? अब आपका अगला स्टेप होगा 2e1 के साथ तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इस चीज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इसको भी तो गुस्सा लगेगा ना भाई, बिल्कुल लगना है, ये बोलेगा मेरे साथ हो गया तो इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो उसको भी करके दिखाते हैं। तो जैसे आपने 2e1 का होल स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2e1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा होगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा 2e1 का होल स्क्वायर प्लस में और यहाँ पे 2e1 का होल स्क्वायर माइनस में, तो कटाओ, जल्दी जल्दी कटाओ, प्लस माइनस कट के खत्म, बचा क्या? ये मान। तो अब आपको यहाँ पे लिखनी है ए इक्वेटोरियल इज इक्वल टू रूट अंडर 4e1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही इन सबको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये मान मेरा कितना निकल के आएगा भाई? वो मान सिंपल मेरा निकल के आ जाएगा ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2e1 cos थीटा। कैसे निकल के आया? सिंपल सा निकल के आया। कैसे भाई? सिंपल सा तो आ गया। कैसे? 4, 2 का स्क्वायर 4 तो रूट खत्म, ई स्क्वायर 2 गो है तो एक रूट से जैसे बाहर करेंगे तो एक निकलेगा, ये कॉस स्क्वायर भी 2 गो है, जैसे रूट से बाहर किए तो एक निकला, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारा चीजें क्लियर हो गया। अब आपको क्या करनी है? अब आपको करनी होगी इसका अगला स्टेप। तो इससे पहले तो मेरा बोर्ड पूरा खत्म हो चुका है, यानी कि पूरा बोर्ड मेरा भर चुका है। तो बोर्ड मेरा भरा है तो मुझे करनी होगी अब इधर, तो आप फटाफट इस चीज को ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम या फिर नोट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप नोट करेंगे। तो फिर हम आगे आपको ले चलते हैं इसका अगला स्टेप। अब आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे भाई, तो अब करते हैं इस चीज को क्लीन। तो सबसे पहले आपको करनी होगी क्लीन, तब मैं जाके यहाँ पे बना सकती हूँ इसका डेरिवेशन। आपको यहाँ तक तो लगे होगा कितना फिद्दू सा डेरिवेशन है भाई, फालतू डर रहे थे हम, झूठ मूठ का डरना नहीं है, क्योंकि अब आ गए हैं हम तो फिजिक्स का तोड़ देंगे दम, ठीक है। तो फिजिक्स का तोड़ना है दम भाई, एक एक स्टेप को क्लियर करते चलना है, नहीं डरेंगे हम फिजिक्स से, ठीक है। तो आपको नहीं डरना है। तो इससे पहले आपको पता चलनी होगी कि ये cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो cos थीटा का मान निकालना है आपको इस वाले त्रिभुज से। कैसे निकलेगा भाई? आपने पढ़ा होगा PBH, बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, जो मैथ्स के होंगे तो इसको मिल गया होगा अभी तक ये फॉर्मूला, और ये जो बायो के होंगे उनको 10th में ही ये फॉर्मूला मिला होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल या फिर प्यारे बेटा पप्पू, ऐसे करके कुछ होता है, वो चीजें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देनी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, जो cos थीटा है उस जगह से मैं पंडित बद्री प्रसाद वाला ट्रिक लगा के यहाँ से मैं PBH करके यहाँ का मान निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे अब त्रिभुज PAO से। अब त्रिभुज PAO से आपको क्या करनी होगी? ये cos थीटा का मान निकालना होगा यहाँ से। तो cos थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है B/H होता है। कैसे अभी बताते हैं। ये पंडित रहा, ये बद्री रहा, ये प्रसाद रहा, ये हरी हरी बोल, और फिर उल्टा कर दो, हरी हरी बोल पंडित बोल पंडित बद्री प्रसाद। सिंपल सा है, हरी पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखो ये रहा साइन का, ये रहा कॉस का, ये टेन रहा, इधर और भी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे काम किस चीज का भाई? कॉस का। तो कॉस क्या है? B/H, तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, सिंपल है। तब मैं इस चीज को कर देती हूँ क्लीन। अब आपको बताती हूँ कि ये B/H का मान मैं कैसे निकालूंगी। सबसे पहले आपको पाव त्रिभुज से बोले PAO, तो पाव वाला त्रिभुज ये रहा मेरा। तो सिंपल सा ये रहा P, ये रहा A, ये रहा O, और मैंने एंगल किस यानी कि थीटा इसको मानी है, तो यहाँ पे आप लिखिए थीटा। तो थीटा का सामने वाला ये क्या हो जाता है? P, और इधर क्या हो जाता है? B। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। थीटा का सामने वाला P, ये रहा B भाई, लेकिन यहाँ पे इसका डिस्टेंस मुझे L पता है, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस मुझे R पता है, और ये भी डिस्टेंस मुझे पता है कि ये R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर है। तो सिंपल सा B/H का बात क्या है? ये रहा थीटा, इसका सामने वाला P, और ये रहा B, तो ये बच गया H। मुझे अब B/H चाहिए, तो B यहाँ पे L और H R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर क्या हो जाएगा? L/R स्क्वायर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे आया R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर? आपको समझ में आ गया होगा भाई कैसे? B/H, BL और H यहाँ पे R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीजें मुझे यहाँ पे अब लिखनी होगी, तो इस चीज को कर देते हैं हम क्लीन और लिखते हैं अब यहाँ पे B/H का मान। तो कैसे लिखेंगे B/H का मान? सिंपल, मैंने अभी आपको दिखाया
कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर कर दीजिए। ये यार मुझे लिखने की कुछ ज्यादा आदत हो गई। तो आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर आप यहाँ पे कर दिए। जैसे ही रूट हटाएंगे तो पावर आपको पता होनी चाहिए कि 1/2 आता है भाई। तो रूट हटाने के लिए बेसिक मैथ है, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर का पावर 1/2। अब आपको समझ में आ गया cos थीटा का मान क्या निकलेगा। इतना मान निकल गया cos थीटा का। कैसे, v बाय एच करके पंडित बद्री बरसात वाला ट्रिक से मैंने निकाल लिया भाई। अब आपको क्या करनी है, अब आपको देखनी है ये जो 2 E1 cos थीटा है, cos थीटा के जगह पे आपको मान पुट करना होगा। तो करते हैं यहाँ पे मुझे E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा के यहाँ लिखेंगे L बाय आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर पावर 1/2। कैसे हुआ, यहाँ पे मुझे पता है वैल्यू, तो वही चीजें मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेनी है आपको। इक्वेशन थर्ड तो मैंने बहुत इजी तरीके से मान लिया भाई। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होगा वो इक्वेशन 3 में। अब आपको समीकरण 1 का मान रखना होगा, फिर समीकरण 2 का मान रखने पर जो भी चीजें आप लग सकते हैं, क्योंकि E1 और E2 का मान यहाँ पे देखिए सेम है। E1/4 और Q बाय एल आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर, ये चीजें आपको पहले भी दिख गई होगी, ठीक है। तो ये चीजें वहां भी सेम दिखी थी। तो आप यहाँ पे अब क्या कीजिए, समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान कैसे रखे भाई, मुझे पता है कि समीकरण 1 का मान वही चीजें होगी 1/4 Q बाय आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे E1 और E2 का मान बराबर है, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कॉपी पलटा के देख सकते हैं कि मैंने इस जगह पे कैसे मान लिखा। क्यों यहाँ पे E1 लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे E1 है ना, तो इसीलिए मुझे E1 का ही मान लिखना होगा। E1 समीकरण 1 में था, तो वही चीजें मुझे यहाँ पे पुट करनी होगी। तो मैं समीकरण 2 लिख सकती थी, बट यहाँ पे E2 है, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, 1/4 Q बाय आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर का मान यहाँ पे पुट कर देनी है। सिंपल सा आप यहाँ पे कीजिए, इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 into 1/4 pi epsilon नॉट Q बाय आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर और इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर पर पावर 1/2। समझ में आ गया आपको यहाँ तक सारी चीजें। क्या बोले हम, सिंपल सा यहाँ पे E1 की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाय आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर पुट कर दी, और यहाँ पे जो स्क्वायर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 1/2 वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब देखना है इसका बेस सेम है भाई, तो पावर तो जुड़ेगा। इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे पावर 1/2 है। जैसे ही आप 1 प्लस 1/2 करते हैं, 1/2 प्लस 1 लिखिए, 1 प्लस 1/2 के बराबर है। तो अब आपको क्या करना है, इसका सिंपल सा एलसीएम लेना है। जैसे ही एलसीएम लिए तो यहाँ पे 1 + 2 बचा, यानी कि 3/2। तो पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा इन दोनों का। तो अब मेरा बोर्ड फिर से फुल हो गया। अब मुझे करनी होगी इधर क्लीन। तो फटाफट आपने यहाँ तक तो सारा चीजें सिंपल सा आपको नोट करती जानी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने फर्स्ट बार आपको स्क्रीनशॉट लेने का, वैसे स्क्रीनशॉट लेके इसको जस्ट नीचे से यहाँ पे आपको नोट करनी है। उसके बाद जब मैं क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद जाके आपका ये स्टेप यहाँ पे उठा के मिलाऊंगी, ओके। अरे भाई बोर्ड छोटा है ना, किसी से एडजस्ट करना पड़ता है, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो मैं कर देती हूँ अब इन सारे चीजों को क्लीन। अब आपका डेरिवेशन प्रूव हो चुका है, ज्यादा कुछ नहीं है डेरिवेशन में, सिंपल है भाई। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ये जो चीजें हैं मेरी, इस चीजों को मैं यहाँ पे उठा के लिख दूंगी, ठीक है। तो Q जो है ये Q इंटू अगर हम 2L लिख दें तो क्या आपको दिक्कत होगा, बोलेंगे क्या दिक्कत होगा भाई, Q इंटू 2L लिखो, फिर 2QL लिखो, बात बराबर है। तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ कि E इक्वेटोरियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ फिर लिख देते हैं आपका Q इंटू 2L बाय में क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि 3/2 कैसे आया, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे बेस क्या है भाई, यहाँ पे मेरा बेस दे रखा है ये आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, अब Q इंटू 2L की जगह आपको पता होनी चाहिए ये चीजें क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे आपको लिख के दिखानी है कि Q इंटू 2L इज इक्वल टू P होता है जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक ये चीजें लिख के दिखानी होगी। Q इंटू 2L की जगह पे अब मैं यहाँ पे P लिख दूं, कोई दिक्कत ही ना होगा।
तो मैं अब यहाँ पे p लिख देती हूँ। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाय आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये p q इंटू 12 की जगह पे मैंने ये p लिख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत विधुर आघूर्ण है ये, इसलिए। ठीक है, अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, अब आपको क्या करनी है, अब आपको सिंपल सा समझना है कि जो आर स्क्वायर है प्लस ऑफ एल स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर में ना अगर आप जीरो को ऐड करेंगे तो एल इतना छोटा है ना आर से कि ये जीरो के बराबर है। कोई भी बड़ा संख्या में जीरो का किसी में भी आप जीरो का ऐड करते तो कोई फर्क पड़ता है नहीं ना। तो उसी तरह से आर में भी अगर आप ये जीरो को ऐड किए एल को, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सा आपको लिखना है आर स्क्वायर इज सो मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर हो तो, यानी कि एल से बहुत बड़ा है आर, अगर ऐसा रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 ना होके सिंपल सा यहाँ पे आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचा पावर में आर क्यूब। कैसे 2 से 2 खत्म हुआ, क्लियर हो गया ना। और ऊपर में आर क्यूब। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करनी है, सिंपल सा इतना की जगह पे आपको ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तब करते हैं तो यहाँ लिखिए इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा p/r³। तो अब ये जाके आपका फॉर्मूला निकल के आता है, ये फॉर्मूला है आपका विषुवतीय रेखा यानी कि निरक्षीय रेखा पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन का लास्टली ये फॉर्मूला आपका निकल के आता। तो इस फॉर्मूले को आप क्या कीजिए, एक बॉक्स में घेर लीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये ज्यादा चांस है कि 3 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ना इतना बड़ा धोखा हुआ था ना, मत पूछिए। 2026 में मैंने आपको बताई कि पास आउट किए थे 12, तो मुझे 2026 में जैसे मैं एग्जाम में बैठी मुझे ये क्वेश्चन मिल गया। 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जैक बोर्ड में और बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैक बिहार दोनों में पूछा गया, ठीक है। तो मेरा जैक बोर्ड था, तो मैंने जैसे बैठी ना वहाँ पे, तो मुझे क्वेश्चन मिला, ये क्वेश्चन मिला, मुझे लगा 5 मार्क्स में पूछेगा, इतना बड़ा बनाना है भाई, 5 मार्क्स में पूछेगा। तो देखे तो 3 मार्क्स में पूछा। मेरा ना दिमाग एकदम बोले गर्म होकर रह गया, बोले बाप रे इतना बड़ा लिखो, 3 पेज का लिखे थे हम और उसमें मेरा 3 ही मार्क्स मिला, मतलब खराब तो लगता है। लेकिन खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कितना भी मार्क्स का पूछे, आपको मैं इजी तरीके से सारी चीजें क्लियर करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।